नमस्ते एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम होगा पारिस्थितिक निकेत। तो देखते अपन परिभाषा किसे कहते हैं। पारिस्थितिक निकेत स्थलीय आवास के वे सुरक्षित क्षेत्र जहाँ की इकोलॉजी तथा वातावरण सजीवों को लंबे समय तक जीवन यापन बनाए रखने के लिए सहायक है। जीवन यापन बनाए रखने के लिए सहायक हैं या सहायक होते हैं, इन्हें ही पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। यानी कि स्थलीय जो आवास होंगे, स्थलीय आवास के वे सुरक्षित क्षेत्र जहाँ की इकोलॉजी तथा वातावरण सजीवों को क्या करें, लंबे समय तक जीवन यापन बनाए रखने के लिए सहायक हो, यानी कि अधिकतम समय तक वो अपना उस जगह पर जीवन यापन कर सके। तो इसे ही कहते हैं अपन पारिस्थितिक निकेत। और हमने पारिस्थितिक निकेत को सूक्ष्म वातावरण यानी कि माइक्रो इन्वायरमेंट नाम दिया। हचिंसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार पारिस्थितिकी निकेत की परिभाषा दी गई। हचिंसन ने बताया कि स्थलीय आवास के वे निश्चित सुरक्षित क्षेत्र जहाँ की इकोलॉजी तथा वातावरण पर सजीव अनिश्चित काल तक जीवन यापन करते हैं। इसे कहते अपन पारिस्थितिकी निकेत। ये हचिंसन ने बताया कि वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ इकोलॉजी तथा वातावरण पर सजीव अनिश्चित काल तक जीवन यापन कर सके, यानी कि अनलिमिटेड समय तक, तो उसे पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। तो देखते अपन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल निकेत या पारिस्थितिकी निकेत। पारिस्थितिकी निकेत के प्रकार। पारिस्थितिकी निकेत के प्रकार तो इसमें देखेंगे अपन फर्स्ट प्रकार स्थानीय या आवासीय निकेत। तो इन्होंने बताया कि स्थानीय या आवासीय निकेत किसे कहेंगे कि स्थलीय आवास के वे निश्चित सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जीवों की एक या एक से अधिक जातियाँ एक या एक से अधिक जातियाँ अपने आवास बनाकर लंबे समय तक जीवन यापन करती हैं, तो इन्हें स्थानीय निकेत कहते हैं। एग्जाम्पल देखें अपन तो कनखजूरा जंतु ओएक वन वाले
क्षेत्र में भी अधिकता से प्रेजेंट होते हैं। यह भोजन के रूप में सड़ी गली लकड़ियों को ग्रहण करते हैं। अगला प्रकार देखें अपन पोषक निकेत। इसमें देखते अपन कि स्थलीय आवास के वे निश्चित सुरक्षित क्षेत्र जहां जीवों की, यहाँ देखते अपन एक या एक से अधिक, और यहाँ पर देखेंगे अपन दो या दो से अधिक जातियां पोषक पदार्थों पर निर्भरता दर्शाते हुए लंबे समय तक जीवन यापन करती हैं, तो इन्हें पोषक निकेत कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखें अपन पोषक निकेत में अफ्रीका के घास के मैदान में लोइन और जेब्रा प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका के घास के मैदान में क्या प्रेजेंट होंगे? वहाँ पर लोइन व जेब्रा। किंतु इनमें से लोइन मांसाहारी होने के कारण लोइन क्या होगा? मांसाहारी। सीमित क्षेत्र वितरण दर्शाते हैं कि लोइन मांसाहारी होगा, इसलिए उसका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? सीमित होगा। तथा जेब्रा जो होगा ये क्या होगा? शाकाहारी होने के कारण व्यापक रूप से वितरण दर्शाता है। यह दोनों प्रकार के जंतु पोषक पदार्थ पर निर्भरता दर्शाते हुए इस निकेत में लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि जो लोइन होगा उसका भोजन छोटे जंतु होंगे जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करेगा, जबकि जेब्रा होगा उसका भोजन शाकाहारी होगा, तो इसलिए इसका भोजन जो होगा वो पादप होंगे। तो इनका भोजन अलग अलग होने की वजह से लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं एक साथ, यानी कि लंबे समय तक एक साथ एक ही वातावरण में रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो भोजन होगा इनका भोजन दोनों का ही अलग अलग होता है। इसी में देखिए अपन अगला एग्जाम्पल, तालाबों में किनारों पर जंतु प्लवक प्रेजेंट होते हैं। जंतु प्लवक जो होंगे वो छोटे जंतु होंगे तथा किनारों से कुछ दूरी पर क्रस्टेशिया वर्ग के जंतु प्रेजेंट होते हैं। जलीय आवास में फिश अधिकता से पाई जाती हैं, जो भोजन के रूप में जंतु प्लवक व क्रस्टेशिया वर्ग के जंतुओं को ग्रहण करती हैं। जो छोटी फिश होगी वो जंतु प्लवक और क्रस्टेशिया वर्ग के जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। पारिस्थितिकी निकेत का अगला प्रकार होगा उच्च आयतन या बहुआयामी निकेत। प्राकृतिक आवास में अनेक जातियों के जंतु अपने अपने निकेत बनाकर रहते हैं। अनेक जातियों के जंतु अपने अपने आवास बनाकर रहते हैं तथा प्रत्येक निकेत में समान रूप से वातावरणीय कारक उपलब्ध होते हैं, और प्रत्येक जो निकेत होगा उसमें समान रूप से वातावरणीय कारक उपलब्ध होंगे। जैसे कोई ए निकेत है और बी निकेत, इसमें जो वातावरणीय कारक होंगे जैसे प्रकाश, CO2, O2, तापमान, वो समान रूप से होंगे। किंतु जब किसी निकेत में किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक कारक प्रकाश, CO2, O2, तापमान, दाब etc की कमी हो जाती है, इन सभी की कमी हो जाए, तो इन फैक्टर की प्राप्ति के लिए एक निकेत के जंतु अन्य निकेत में अंतः प्रविष्ट हो जाते हैं। इसे ही बहुआयामी निकेत
कहते हैं, जो मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के हैं। इसमें कमी होगी तो इसमें चले जाएंगे, इसे ही बहुआयामी निकेत कहते हैं। किसकी? कोई से भी भौतिक कारक हो या रासायनिक कारक हो, कमी होना तो क्या दर्शाएगा? जंतुओं का पलायन। तो बहुआयामी जो निकेत होगा वो दो प्रकार का होता है। तो इसमें देखते अपन फर्स्ट मूलभूत निकेत। किसी निकेत में विभिन्न फैक्टर की कमी हो जाने पर भी जब इस निकेत के जंतु अन्य निकेत में अंतः प्रविष्ट नहीं होते हैं, यानी कि मूलभूत जो निकेत होगा इसमें ए निकेत के जंतु बी निकेत में अंतः प्रविष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा अपने मूल आवास में ही बने रहते हैं, तो इन्हें मूलभूत निकेत कहते हैं, यानी कि पलायन को नहीं दर्शाएंगे। ए निकेत के जंतु बी निकेत में नहीं जाएंगे, इससे क्या बोलेंगे? यानी कि ए निकेत के जंतु ए निकेत में ही रहेंगे, इसे बोलते अपन मूलभूत निकेत। दूसरा निकेत देखते अपन वास्तविक निकेत। जब किसी निकेत में पाए जाने वाले जंतु वहां पर विभिन्न कारकों की कमी हो जाने पर इनकी प्राप्ति के लिए अन्य दूसरे निकेत में अंतः प्रविष्ट हो जाते हैं, तो इन्हें वास्तविक निकेत कहेंगे। तो इसमें जो से ए निकेत के जंतु हैं तो वह किसी भी कारक की, जैसे भोजन हो, प्रकाश, CO2, ऑक्सीजन, तापमान, दाब, किसी भी एक कारक की कमी हो जाने पर दूसरे निकेत में अंतः प्रविष्ट हो जाएंगे, यानी दूसरे निकेत में चले जाते हैं, तो इसे वास्तविक निकेत कहते हैं। वास्तविक निकेत अथवा पारिस्थितिकी निकेत के अध्ययन के दौरान निम्न शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से शब्दों का उपयोग करेंगे वो देखते हैं अपन। फर्स्ट देखेंगे पारिस्थितिकी समतुल्यता। पारिस्थितिकी समतुल्यता जब दो पारिस्थितिकी निकेत संरचना में समानता प्रदर्शित करते हुए अत्यधिक भौगोलिक दूरियों पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसे पारिस्थितिकी समतुल्यता कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू अफ्रीका और अमेरिका क्षेत्रों में पाए जाने वाले बाइसन से समानता प्रदर्शित करता है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलेगा। ये कंगारू अफ्रीका व अमेरिका में पाए जाने वाले बाइसन तो जंतुओं का उससे समानता प्रदर्शित करता है। तो ये भौगोलिक दूरियां, अत्यधिक भौगोलिक दूरियां होगी प्रेजेंट, लेकिन फिर भी क्या दर्शाते हैं? एक दूसरे से समानता इनकी, तो इसे ही अपन पारिस्थितिकी समतुल्यता कहते हैं। अगला देखेंगे अपन निकेत अतिव्यापन। निकेत अतिव्यापन प्राकृतिक आवास में अनेक जातियों के जंतु अपने अपने निकेत का निर्माण करके जीवन यापन करती हुई स्थिति में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ए जाति ने निकेत को बनाया, ऐसे ही बी जाति ने एक निकेत बनाया। इनके निकेत में विभिन्न भौतिक व रासायनिक कारक उपलब्ध होते हैं। वही तापमान, प्रकाश, CO2, जल, प्रकाश, सब पोषक पदार्थ सभी प्रेजेंट होंगे। किंतु जब किसी कारक की कमी हो जाती है तो उस कारक की प्राप्ति के लिए एक निकेत के जंतु अन्य निकेत में अंतः प्रविष्ट हो जाते हैं, इसे ही अतिव्यापन कहते हैं। यानी कि जैसे कि ए निकेत है तो बी निकेत में अंतः
प्रविष्ट हो जाएंगे, इसे ही अतिव्यापन कहते हैं। जब निकेत अतिव्यापी क्षेत्र में दो भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां प्रेजेंट होती हैं तो इनकी फीडिंग हैबिट्स समान होने पर इनके निकेत में दोनों जातियों में से एक जाति का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। अगर दो जातियों का भोजन एक जैसा होगा तो उनमें से एक जाति को नष्ट होना पड़ेगा या लुप्त होना पड़ेगा, क्योंकि उसका भोजन दूसरी जाति द्वारा, जो प्रभावशील जाति होगी वह उस भोजन को ग्रहण कर लेगी और कमजोर जो जाति होगी उसको भोजन नहीं मिल पाएगा। उसके अभाव में उस जाति को नष्ट होना पड़ता है। जैसे देखते अपन ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्स्क्यूरा, ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्स्क्यूरा की कॉलोनी में गर्भवती ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को छोड़ने पर इस कॉलोनी में कुछ समय पश्चात मेलेनोगेस्टर से अनेक संततियों का निर्माण होने के कारण इनकी निवाई बन जाती है, एक कॉलोनी बन जाएगी। इस कारण इनके द्वारा अधिकता से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से जो ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्स्क्यूरा का अस्तित्व समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि ड्रोसो स्यूडो ऑब्स्क्यूरा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किसका अतिक्रमण होने से, मेलेनोगेस्टर का। तो इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये भोजन जो पोषक पदार्थ होगा निकेत के अंदर उसको अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेगा। जब ये अधिक मात्रा में भोजन को ग्रहण कर लेगा तो स्यूडो ऑब्स्क्यूरा की जातियों को नष्ट होना पड़ता है, क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन के अभाव में जातियां नष्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं अपन लक्षण विस्थापन। जब किसी निकेत में दो भिन्न भिन्न जातियों के जंतु प्रेजेंट हो, दो भिन्न भिन्न जातियों के जंतु प्रेजेंट हो अथवा एक निकेत के जंतु कारक की प्राप्ति के लिए जब अन्य निकेत में अंतः प्रविष्ट हो जाते हैं तो इस निकेत अतिव्यापी क्षेत्र में किसी एक प्रकार के जंतु का अस्तित्व समाप्त होने से एक ही प्रकार के जंतुओं का अस्तित्व बना रहता है। यानी कि ए निकेत और बी निकेत क्या दर्शाते हैं, अतिव्यापन दर्शाएंगे। तो आएंगे ए निकेत के जंतु बी निकेत में, बी निकेत के कुछ जंतु ए निकेत में, यानी कि परस्पर क्या दर्शाते हैं, अतिव्यापन। इसमें से अतिव्यापन दर्शाने से एक ही प्रकार के जंतुओं का अस्तित्व रह जाता है और जब विलुप्त हुए जंतु के लक्षण शेष बचे हुए जंतुओं में उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे लक्षण विस्थापन कहते हैं। यानी कि इसमें से जो प्रभावशाली होगा वही बचेगा और उसके लक्षण अन्य जंतुओं में भी क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। इसे ही लक्षण विस्थापन कहेंगे। अगला देखते हैं अपन संक्रमिका इकोटोन। जब दो स्थित समुदायों का आपस में मिलना स्वाभाविक होता है, पड़ोसी समुदायों का मिलना स्वाभाविक होता है और दो निकट स्थित समुदायों के मध्य, दो निकट स्थित समुदायों के मध्य वह क्षेत्र जिनमें इन दोनों समुदाय ए समुदाय और बी समुदाय दोनों समुदायों के जंतु प्रेजेंट होते हैं तो इसे
इकोटोन कहते हैं। यानी कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रकार के या एक ही स्पीसीज के जंतु बचेंगे। इस ए समुदाय बी समुदाय दोनों के जंतु देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको इकोटोन या संक्रामिका कहते हैं। इसमें देखते हैं अपन अगला हेडिंग एज इफेक्ट, धार प्रभाव। इकोटोन क्षेत्र में विभिन्न फैक्टर यानी कारक, पादप और एनिमल्स की अधिकता बनी रहती हैं। इसमें कारक, पादप, जंतु की अधिकता बनी रहती है। यहाँ पड़ोसी समुदाय की तुलना में पादप और जंतु अधिकता से प्रेजेंट होते हैं। इसे ही एज इफेक्ट कहते हैं। जिसे इकोटोन क्षेत्र में प्रकाश की अधिकता के कारण, इकोटोन जो क्षेत्र होगा उसमें प्रकाश की अधिकता होगी, और प्रकाश की अधिकता होने से पादप की अधिकता होगी, और पादप की अधिकता होने से वहाँ पर प्रेजेंट जंतु की संख्या भी अधिक पाई जाती है इकोटोन क्षेत्र के अंदर। अगले वीडियो लेक्चर के दौरान अपन प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।